बेसिकली पिरूल लाओ और पैसे पाओ जो मिशन था, तो ये जो मिशन था ये आप लोगों को पता होगा गर्मी के दिनों में बहुत ढेर सारी मात्रा में क्या बोलते हैं जंगल धधक रहे थे बहुत ज़्यादा। इसकी इसकी वजह से उत्तराखंड के 75% जंगल पूरे तरीके से जल चुके थे। अब ये जो जलने का विशेष कारण था वो पिरूल था। तो राज्य सरकार ने एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी थी जिसका नाम रखा था पिरूल लाओ और पैसे पाओ मिशन। ये जारी किया गया था। अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत, जैसे कि 8 मई 2024 को, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 8 मई 2024 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहे, आप याद रखिएगा पिरूल लाओ और पैसे कमाओ का जो ये लॉन्च किया गया था, ये 8 मई 2024 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, उन्होंने राज्य भर में जितने भी राज्य में जितने भी जनपद हैं, जिस प्रकार से वनाग्नि तीव्र गति से जो फैल रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पिरूल एक ऐसा ये पदार्थ या कहे एक ऐसा ये प्राकृतिक तौर पर एक ऐसी ये पत्ती है जिसकी वजह से आग बहुत तीव्र गति से फैलती है। जंगलों को जो धधकने का जो प्रमुख कारण है वो पिरूल है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो चीड़ के वृक्ष सर्वाधिक रूप में पाए जाते हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जंगल धधक रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये इसको ध्यान में रखते हुए पिरूल लाओ और पैसे कमाओ ये इस मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और जो ये मिशन लॉन्च किया गया था, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पिरूल लाओ पैसे कमाओ जो मिशन था उसको किस जनपद से इसको लॉन्च किया गया, तो आप ये याद रखिएगा कि जो ये जनपद जो था ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत अगर हम देखें जो बेसिकली जो ये पिरूल का जो कॉन्सेप्ट रहता है, पिरूल कनेक्शन सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे, ठीक है। याद रखिए जो जहाँ पर इनका डंप करना था, तो उस सेंटर में अगर आप पिरूल लेके आ रहे हो, एक गठरी 2 गठरी जिन्हें भी लेके आ रहे हो, तो 50 रुपये किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर पिरूल का पैसा दिया जाएगा। 1 किलो का अगर हम बात करें तो आपको 50 रुपये किलो के हिसाब से ये पिरूल यहाँ पर ये राज्य सरकार यहाँ पर खरीद रही है। जो पिरूल जो कनेक्शन सेंटर थे वहाँ पर इनको रखा जा रहा था। देखिए इस मिशन को जो संचालित किया गया था, ये जो संचालित, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो पिरूल लाओ पैसे कमाओ को किसके द्वारा संचालित किया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए जो पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा इसको चलाया गया था, ठीक है, किया गया था। और इसके लिए देखिए जो राज्य सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो फंडिंग हुई थी, आपको मैं बता दूं 50 करोड़ का यहाँ पर कॉप फंड यहाँ से अलग से इसमें जारी किया गया था, क्योंकि ये 50 करोड़ की जो धनराशि जो व्यय करी गई थी या जो इसमें बजट आवंटन किया गया था राज्य सरकार द्वारा, तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि आपको ये पता है कि गर्मियों के दिनों में आपको पता था पूरा उत्तराखंड धधक रहा था, चारों तरफ 75% से भी ऊपर के जंगल पूरे तबाह हो गए थे। आपने ये भी देखा होगा बहुत ढेर सारे लोगों की इसमें जान माल के नुकसान भी बहुत संख्या में यहाँ पर हुआ था। तो पिरूल का जो तात्पर्य है, जो ये चीड़ का पेड़ होता है जिसे हम पाइन का वृक्ष भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी पत्तियों से क्या होता है, पिरूल की सूखी पत्तियां ये बन जाती हैं, ये जमीन पे गिरती है। तो वनों में जो आग लगने का जो प्रमुख सबसे बड़ा कारण रहा है वो क्या रहा है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पिरूल का वो जो पत्ती है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उत्तराखंड को। और इसकी अगर हम जो ये पत्ती है, अगर इसकी पत्ती की अगर हम बात करें, इसकी जो ज्वलन शक्ति होती है, अगर इसकी पत्ती को या इसके पत्ती को थोड़ा सा इकट्ठा करो, अगर इसमें थोड़ा सा तुम आग लगाओ तो ये बहुत ज़्यादा जिस प्रकार से पेट्रोलियम चीज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील ये रहती है, तो उत्तराखंड में ये ज्वलनशील ये रहे थे। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के कारण अगर हम देखें तो उत्तरकाशी के जिले चंगोरी घनियारी जो गाँव था पिरूल के उपयोग से यहाँ पर क्या करें बिजली पैदा की जा रही है। अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ढेर सारे जगहों पर देखा तो पिरूल के बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर खड़े हो रहे थे जहाँ पर वो पिरूल को इकट्ठा किया जा रहा था। तो इससे अगर आप देखोगे तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पैसा लाओ पैसे ना पिरूल लाओ पैसे पाओ ये मिशन किस जनपद से प्रारंभ किया गया था। ये जो जनपद था आपको ये पता होना चाहिए, रुद्रप्रयाग से इस
मिशन को प्रारंभ किया गया था? आपको ये भी पता होना चाहिए 50 रुपये किलो के हिसाब से इसको दिया जा रहा था। किसके द्वारा इसको, इस मिशन को संचालित किया जा रहा है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसे ये किया जा रहा था। और इस पिरूल के अंतर्गत कितनी धनराशि इसमें आवंटन की गई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए 50 करोड़ की इसमें धनराशि का आवंटन यहाँ पर अलग से रखा गया था। ठीक है। दूसरा जो चौथा क्वेश्चन बनता है आपका, ये पूछा जाएगा कि जो पिरूल से जो पेट्रोलियम जो गैस या कहें ज्वलनशील जो ये चीज़ें हैं, तो इसे आपको अगर मैं बता दूं तो राज्य सरकार पिरूल से ये पेट्रोलियम गैस भी बनाने की यहाँ पर जद्दोजहद कर रही है। और इसके कारण क्या हुआ, अगर हम बता दें जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन मैंने कहा कि ये जो बिजली जो पैदा करी जा रही है पिरूल से, ये किस जनपद के अंतर्गत पैदा की जा रही है? तो ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी जिले के जो ये चंगोरी घनियारी जो गांव है, यहाँ पर ये बिजली पैदा की। अभी क्वेश्चन का भी क्या बनेगा, उत्तरकाशी का कौन सा वो गांव था पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे गांव के। तो आपको ये चकोरी जो घनियारी गांव है इसको याद रखिएगा, क्योंकि उत्तरकाशी में है। तो इस गांव में यहाँ पर जो विद्युत यहाँ पर पैदा की जा रही है। और आपको बता दूं यहाँ पर 25 वॉट क्षमता की यहाँ पे विद्युत जो संयंत्र होते हैं, जहाँ से जो विद्युत को कन्वर्ट करके जो यहाँ पे स्टोर करके जो आपके अगर कहूँ जो विद्युत विभाग है, उस विद्युत विभाग को ट्रांसफर करती है और गांव को इधर उधर ये सप्लाई करती है। तो याद देखिएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये खोज भी इसको कह सकते हो। और आप देखिए जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है, उसकी स्थिति के आधार पर 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तराखंड के राज्य के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर हम बेसिकली अगर देखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ 45.44% क्या है आपके यहाँ पर जो ये वनों का ये क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र पर अगर हम देखें वनों की स्थिति अगर रिपोर्ट 2021 के आधार पर क्या है, अगर हम वर्ग किलोमीटर के आधार पर अगर उत्तराखंड के वनों का अगर निकालें तो यहाँ पर 24,305 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में क्या है, उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान या नक्षत्र सभा ये सभा है, तो ये कहाँ इसको ये लगाया गया था, ये क्या है, ये तमाम चीज़ें देखिए। अगर हाल फिलहाल में ही अगर देखें तो 2024 की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड परिवहन जो उत्तराखंड ये पर्यटन जो विकास बोर्ड है, इसके द्वारा अगर आप देखो जो व्यापक रूप में अगर देखें तो एक विस्तृत रूप में अगर देखें जो खगोल जो पर्यटन अनुभव प्राप्त करने के लिए, आपको पता है कि उत्तराखंड के ऐसा बहुत से ऐसे डेस्टिनेशन पॉइंट हैं जहां से जो खगोली जो घटनाक्रम जो घटते हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट ये वो बनाए गए हैं, टूरिज्म के क्षेत्र ये बनाए गए। नक्षत्र सभा यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, नव यह सभा ये यहाँ पर एक पहल की गई है। कभी क्वेश्चन पूछा था नव छत्र जो सभा शुरू करने वाला कौन भारत का वो कौन सा राज्य है पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पहला जो राज्य है वो आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक नई पहल शुरू करेगी है, सिर्फ आपको अगर देखें जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पर एक प्रमुख खगोलीय पर्यटन कंपनी है स्टार स्कोप्स के साथ यहाँ पर एक साझेदारी की गई है। याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो खगोलीय पर्यटन जो अभियान है वो किस कंपनी के साथ उसका जो कॉन्टैक्ट किया गया है या उसके साथ उसका समझौता किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए जो कंपनी है स्टार स्पेक के साथ इसमें किया गया साझेदारी इसमें ये की गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बना, ठीक है। और एक आपका जो ये भारत का जो पहला जो खगोलीय पर्यटन जो अभियान नक्षत्र सभा जो ये किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो आपको बताना है उत्तराखंड वो पहला राज्य है। और क्वेश्चन बनता है कि ये किसके माध्यम से ये किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पर्यटन विभाग द्वारा इसको किया गया था, इसको क्रियान्वित किया गया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा लगाया गया था, ये नक्षत्र सभा की अगर हम बात करें तो 1 जून से
3 जून के मध्य जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में इसको आयोजित किया गया था। आपको पता होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रकृति जो घटनाक्रम होता है, आपने देखा होगा विंटर लाइन भी यहीं पर ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आकाश में अलग अलग तरीके के जो घटनाक्रम होती हैं, वो पर्यटक चाहे विदेशों से गए या अन्य जगहों से यहाँ पर आते हैं। 1 से लेकर 3 जून में अगर आप देखोगे मध्य जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटन यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो आकाश में जो घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं कि जो ये घटनाक्रम है, तो ये कहाँ पर हो रहा था, आपको पता होना चाहिए मसूरी में हो जाए। ठीक है, तो ये याद रख लेना कब से कब तक होता है। 1 जून से 3 जून के मध्य में ये क्या होता है, एवरेस्ट में मसूरी में ये आयोजित की जाती है। और इस आयोजन में उत्तराखंड के जितने भी विभिन्न स्थानों पर जो टूरिज्म कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाते हैं अलग अलग तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो एक्सटो टूरिज्म कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर कौन सा ये श्रृंखला या कहें ये टूरिज्म कार्यक्रम चलाया जाता है। एक्टो टूरिज्म कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इस पहल का उद्देश्य अगर हम देखें, जो खगोल विज्ञान के प्रति लोगों को उत्साह और यात्रियों को ब्रह्मांड की चमत्कारी जो गतिविधियां होती हैं उनको दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही ये शानदार ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और साथ ही आपको ये पता होगा जैसे इसरो द्वारा हाल फिलहाल में ही जिस प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत शानदार तरीके से उपलब्धियां हासिल करी जा रही हैं, तो उसमें युवाओं को बेसिकली साइंस के प्रति ज़्यादा जागरूक करने के लिए तो इस प्रकार की गतिविधियां जो पर्यटन के तौर पे की जा रही हैं, जिससे कि लोग हमारे जो स्पेस है स्पेस को बारीकी से देखें और उसको समझें तमाम चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर खगोल विज्ञान के प्रति लोगों के प्रति क्या है तो उत्साह कि ब्रह्मांड में जो गतिविधियाँ हो रही हैं वो किस प्रकार से, आपने देखा होगा विंटर लाइनें जो होती हैं साल भर में कुछ दिन होते हैं जो पूरे बहुत ही ये जो आसमान होता है वो बहुत ही विभिन्न दृश्य यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। तो ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने का एक कहीं ना कहीं नजरिया ये है। और ये नव सभा तारों को देखने के लिए विशेषकर अलौकिक यहाँ पर एक स्टोटोलो फोटोग्राफी है। तो बहुत बड़ा अगर हम कहें तो यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, जैसे कि विज्ञान को गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। और इसमें समय समय पर सेमिनार वेमिनार ये किए जाते हैं। तो इसके साथ जो विशेषज्ञ रहे चाहे जो साइंटिस्ट रहे हैं उत्तराखंड में, तो उन्होंने विशेषकर अगर हम देखें सेमिनार वेमिनार जो लगाए हैं तो उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और नैनीताल और चमोली के जिलों में डार्क स्काई संभावित स्थलों को यहाँ पर कवर किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइंटिस्ट रहे हैं जो खगोल विज्ञान के अंतर्गत जो खगोल विज्ञान के जो ज्ञाता हैं उन्होंने किन जनपदों को चिन्हित किया है, कभी क्वेश्चन बनता है तो उनको क्रमशः उसको रखिए, कभी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक जनपद दिया जा सकता है और उसमें ऐसे 3 जनपद ऐसे दिए जा सकते हैं जो इस श्रृंखला में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। पिथौरागढ़ आप याद रख लीजिए, उत्तरकाशी रख लीजिए, नैनीताल रख ले और चमोली। यहाँ पर डार्क स्काई करके एक संभावित स्थल को कवर किया जा रहा है जहाँ से ये लगाया जाता है कि जो स्पेस में जो गतिविधियां हो रही हैं, जैसे आपको पता होगा कि नैनीताल में विश्व के सबसे बड़ी टेलीस्कोप यहाँ पर स्थापित किया गया है। और आपको पता होगा कि रूस और फ्रांस के ये मध्य ये साझेदारी ये की गई है। तो यहाँ पर आपको पता होगा नैनीताल के देवस्थल पर वो दूरबीन को लगाया गया है, जिससे कि जो आकाश में जो गतिविधियाँ होती हैं तारों को नए नए तारों को खोजना वो तमाम चीज़ें वहाँ पर की जाती है। तो वो चीज़ें सर्वाधिक रूप में क्वेश्चन वही बनता है कि भैया जो अगर हम कहें नक्षत्रों को या तारों को देखने के लिए जो बहुत बड़ा जो टेलीस्कोप जो संभावित रूप में जो स्थापित किया गया वो कहाँ पर स्थापित किया गया, किसके सहयोग से, कौन से देश के सहयोग से, ये रूस के सहयोग से उसमें यहाँ पर लगाया गया है। नैनीताल के जो देवस्थल है तो वहाँ पर एक बहुत हाई एल्टीट्यूड में इसको स्थापित किया गया, जहाँ से जो पूरे आकाश का यहाँ पर वो क्या किया जाता है, जो हमारे साइंटिस्ट है वो 24 घंटे नज़र रखते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और बेसिकली मैंने अभी आपको कहा था कि इसका जो लक्ष्य रखा था, बेसिकली इस अभियान का जो लक्ष्य रखा था, जो स्थानीय जो युवा हैं जो प्रशिक्षु हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, उनको कहीं ना कहीं ये रोजगार से भी कहीं ना कहीं जोड़ना है, उनको अवसर प्रदान करना है और साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं नई नई उपलब्धियाँ हासिल करना है और नए नए रोजगारों को यहाँ पर सृजन करना है। अगर क्योंकि हमने क्या कहा, जो बेसिकली अगर आप देखोगे जो ये
क्यों करा गया? यहाँ पर आपको पता है कि ये टूरिज्म विभाग ने इसको स्थापित किया गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ये टूरिज्म को बढ़ावा इसलिए देने के लिए क्योंकि जो उत्तराखंड के जो युवा बेरोजगार जो हैं उनको कहीं ना कहीं इस टूरिज्म में से जोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी आमदनी या कहीं उनको एक मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का राज्य सरकार द्वारा ये पहल की गई है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। अभी मुझे ये बता सकते हो कि जो यूसीसी है ये बिल पारित हुआ था, तो अभी उत्तराखंड सरकार इसको कब से लागू करने जा रही है? अभी हाल फिलहाल में ही ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत में। तो बता सकते हैं ये कब से इसे लागू करने जा रही है राज्य सरकार? बता सकते हैं कोई, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो? आवाज आ रही है मेरी आप तक? हेलो सर, ये तो शायद 11 से लागू हो हैं? गया है। कब से? सर 11 मार्च से लागू हुआ है ये। देखिए अभी ये 11 मार्च। बेटा अभी ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी एक ड्राफ्ट कमेटी द्वारा इसको क्या बोलते हैं सदन में रखा गया है। एक ड्राफ्ट एक कानून टाइप के बन चुका है, मगर अभी इसे जनता के बीच अभी लागू नहीं किया गया है। तो इस साल के नवंबर या दिसंबर में राज्य सरकार इसको पूरे प्रदेश में से लागू कर देगी। तो इसकी वजह से बहुत चीज़ें बदल जाएंगी आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा। अभी यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर कहेंगे, देखिए जो ये था बेसिकली आप देख याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लिखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के दृष्टिकोण से जो आप प्रवक्ता की तैयारी करें उसके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जो यूसीसी है, ठीक है, ये उत्तराखंड विधानसभा ने, याद रखिए जो चीजें हैं, सम्मान नागरिक संहिता, ठीक है, तो ये जो है याद रखिए कि जो विधानसभा में, उत्तराखंड के विधानसभा में ये जो विधेयक था या कहें जो बिल था, इसको कब पारित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो 7 फरवरी 2024 को ये यूसीसी को यहाँ पर किया गया था, सम्मान नागरिक संहिता, यहाँ पर ये विधेयक को सदन में ला के इसको पारित किया गया था। और याद रखिएगा 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक को पारित किया गया और 4 फरवरी 2024 को ये मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रियों का जो समूह होता है, उसके बीच इसको रखा जाता है, वहां पर इस पर डिस्कस किया जाता है। और जब ये विधेयक पर जब मंत्रिमंडल यूसी जो विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दी कि सभी लोगों ने एक पक्ष में इसमें अपनी सहमति जताई होगी, तब जाके ये सदन में आया। और यहाँ पर जब ड्राफ्ट कमेटी थी तो उसको रखा गया। तो 6 फरवरी 2024 को ये बिल ड्राफ्ट के रूप में विधानसभा में पेश किया गया था। वॉइस आ रही है बीच बीच में। ये बेटा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें हो पा रही हैं, ठीक है। वॉइस कट रही है बीच में, कट रही है। था जो बिल था वो 7 फरवरी 2024 को सदन में, उत्तराखंड के विधानसभा सदन में ये लाया गया और इसको सर्वसम्मति के साथ इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। और 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के जितने भी मंत्रिमंडल होता है उसको यूजीसी विधेयक को सभी जितने भी, अगर मान लो जो 70 सीटें हैं तो 70 सीट जितने भी विधायक हैं सभी विधायकों के समक्ष, मंत्रिमंडल के समक्ष इसको रखा गया। तो वहाँ पर इस पर चर्चा हुई, सभी ने अपने इस पर मंजूरी दे दी, हाँ सही है, राज्य के हित के लिए है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से जब पास हुई तो 6 फरवरी को इसको एक ड्राफ्ट बिल के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में इसको विधानसभा में पारित किया गया। और 6 तारीख को इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस रही। इसमें कई ऐसे मुद्दों को भी, जो चीज़ें थी उन मुद्दों पर भी पुनः विचार करने के लिए बात की गई थी, बहुत सी चीज़ें थी। तो 6 तारीख को इसको डिस्कस हुई और 7 फरवरी को इसको क्या किया गया, इसको कहीं ना कहीं विधेयक बना के इसको पारित कर दिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कानून बनने के बाद, उत्तराखंड आज़ादी के बाद अगर हम देखें, जब से कानून बना है उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला ये राज्य रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके भारत का पहला वह राज्य कौन सा है जहां यूसीसी लागू किया गया है। तो आपके सामने झारखंड दिया जाएगा, बिहार दिया जाएगा, महाराष्ट्र दिया जाएगा, उत्तराखंड दिया भी जा सकता है, नहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ही पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये नहीं जाना यार झारखंड है, उत्तराखंड का पढ़ा है तो आपने झारखंड ये नहीं, तो उसमें से अगर कोई नहीं, अगर उत्तराखंड नहीं है तो कोई नहीं आएगा।
तो ये तमाम चीज़ें, तो यूसीसी समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो आपका उत्तराखंड राज्य बन चुका है। और गोवा में पुर्तगाली जो शासन के कुछ दिनों में ही क्या कर दिया था, यहाँ यूसीसी लागू कर दिया गया था, याद रखना। ठीक, गुजरात में ऑलरेडी पहले से ही ये था। तो जब पुर्तगाल की जब हम बात करेंगे, जैसे में हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो पुर्तगाल, गोवा में पुर्तगाल शासन के दिनों में ही क्या था, यूसीसी यहाँ पर लागू है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यूसीसी के तहत प्रदेश के जितने भी जो नागरिक हैं उनके लिए, चाहे वो विवाह करे हो, तलाक हो, या गुजारा भत्ता, जमीन या संपत्ति और जो उत्तराधिकारी के समान कानून यहाँ पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी मजहब का हो। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता इसलिए कहा जाता है कि सभी को समान दृष्टिकोण से देखना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना विरोधाभास यहाँ पर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। ये नहीं कि आप जो यूसीसी का भी विरोध बहुत ढेर सारा हुआ, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इसका विरोध करा। अगर जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपके समझ में आ जाएगा। तो हम अभी आज पहली सेशन है, तो आज हम थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता रहे हैं, फिर हम अपना विस्तार से चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी, तो ये हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से ये तमाम चीज़ें हुई, और ये आपके सामने ये रख दिया। अब देखिए दूसरा है, यहाँ पर आप लोगों ने इसका प्रयोग करा होगा। मुझे लगता है कि आपने 1-2 महीने पहले इस पोर्टल का प्रयोग करा होगा। उत्तराखंड में रोजगार, ये प्रयाग पोर्टल का आपने कुछ समय पहले यूज करा होगा, जिसमें सीआरसी बीआरसी के पद आए थे। आप लोगों ने इसका यूज किया था, फॉर्म भरे थे, सीआरसी बीआरसी के पद भरे थे आपने? यस सर। तो जो पद आपने भरे गए थे, जो सीआरसी बीआरसी जब हम कह रहे हैं, तो वो इसी पोर्टल के माध्यम से भरे गए थे। अब ये क्या है, उत्तराखंड में अगर आपको कहीं पर रोजगार से संबंधित कोई भी जानकारी अगर देखनी है कि इस विभाग में कितने पद आ रखे हैं, कहाँ पर पद आ रखे हैं, जैसे अगर हम कहें कॉन्ट्रैक्टर बेस में भी अगर कहीं पर वैकेंसीज आ रही हैं, तो कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं किस डिपार्टमेंट में, तो आप इस रोजगार जो प्रयाग पोर्टल है, तो आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इस विभाग में कहाँ पर क्या पद आ रखे, कौन सा पद आ रखे। तो आप ये देखिए, जो ये प्रयाग पोर्टल था, उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल जो लॉन्च किया गया था, ये पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में 9 अक्टूबर 2023 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और बेसिकली अगर हम देखें, जो राज्य के युवा हैं उनको रोजगार कहीं ना कहीं प्रदान करना इस रोजगार पोर्टल का लक्ष्य था, क्यों इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था। मगर ये काम करा नहीं करा ये सबको पता है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री कि अगर हम बात करें, पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जो आयोजित हुआ था, तो कुमाऊं ने स्वरा उत्तराखंड युवा महोत्सव कार्यक्रम के दौरान इसका शुभारंभ किया था, इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो रोजगार प्रयाग पोर्टल को पुष्कर सिंह धामी ने कब लॉन्च किया था, किस समय लॉन्च किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर तिथि पूछी जाती तो 9 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अब जो ये आयोजित किया गया देहरादून में, जो आयोजन किया गया था, जो उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 हो रहा था, तो उस टाइम पर युवाओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का कार्य किया गया था। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें युवाओं को छलाई जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। तो बेसिकली जो उत्तराखंड युवा महोत्सव था 2023 का, तो उस समय इस प्रयाग पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये आपको सर्वविदित ये होना चाहिए। तो उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा? तो ये लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो मेन उद्देश्य था, रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना था। मैंने आपसे अभी चर्चा करी कि यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या था। जितने भी विभागों में अगर हम कोई भी विभाग को उठा लें, चाहे आप पीडब्ल्यूडी उठा लो, जल निगम उठा लो, या फिर युवा कल्याण उठा लो, या फिर कोई समाज कल्याण उठा लीजिए, या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट उठा लीजिए, आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी डिपार्टमेंट जो उत्तराखंड के राज्य सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट है, तो उन डिपार्टमेंट के जितने भी पोस्ट हैं उनको सभी जो रिक्त पद हैं, जो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आ रही हैं, तो उसको एक ही पोर्टल पर यहाँ पर लॉन्च करना था। तो इसका उद्देश्य जिससे कि जो युवा है उनको कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान करने का कहीं ना कहीं ये जिक्र किया गया। और प्रयाग पोर्टल से ही जो विदेशों में भी युवाओं को भेजने का ये कार्य यहाँ पर करेगा। इस प्रकार से चीज़ें भी लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पर देखिए,
मैंने क्या कहा था, ये जो महोत्सव था, युवा महोत्सव जो उत्तराखंड में जो लगाया गया था, जो युवा उत्तराखंड महोत्सव ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। दो चीज हुई थी, देखिए इस दिन 9 अक्टूबर 2023 को दो चीजें की गई थी। एक तो प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो महोत्सव में सरकारी योजनाओं में युवाओं को आसानी से पहुंच के लिए क्या करता था, युवा उत्तराखंड ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया था। एक तो ये आपके वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट लॉन्च की गई थी। जो वेबसाइट लॉन्च की गई थी ये थी आपकी रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, आप अगर प्ले स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर युवा उत्तराखंड को देखोगे, इसको सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐप भी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इन सभी का एक ही काम था कि युवाओं को शिक्षा, जो रोजगार के मुख्य धारा में कहीं ना कहीं लाने का ये था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं, उन पदों को कहीं ना कहीं इन जो चाहे आप जो वेबसाइट की बात करूं, जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया तो इसके माध्यम से, या फिर कहें जिस प्रकार से आपने देखा होगा पहले युवा कल्याण विभाग को भी इसको जिम्मा दिया गया था। उसके बाद अगर हम उसके बाद बात करें तो आपने देखा होगा उपनल जैसे कार्यदायी संस्थाओं को भी लाया गया था। फिर बीच में एक बाहर के नोएडा की कंपनी को लाया गया था। तो बेसिकली इन सभी का एक ही काम था कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर लाने का ये कार्य किया जा रहा था। तो याद रखिएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला पोर्शन तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपके सभी के समझ में आ गया होगा। पर गंगा समग्र अविरल जो गंगा निर्मल कार्यक्रम योजना चलाई गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये यूपी से होगा, या यूपी में इसको लॉन्च किया गया होगा, या उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। इसमें कहीं ना कहीं दुविधा होती है यूपी और उत्तराखंड को लेके। तो गंगा को पूरी तरीके से, समग्र का मतलब होता है कि गंगा जहां से भी गंगा आ रही, जहां तक भी गंगा पहुंच रही, उसकी बात करी जा रही है। गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा, ये जो नाम रखा गया है। तो इसको जो अविरल मतलब जो अपने एक बहाव के साथ, निरंतर जो स्वच्छता के साथ जो बहती है, जो अपने रास्ते में जो आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको पाक साफ करते हुए सही तरीके से, अविरल तरह से, शांत स्वभाव से जिस प्रकार से गंगा प्रवाहित होती है, उस तरीके से निर्मलता के साथ वो निरंतर बहती रही। और निर्मल गंगा का मतलब स्वच्छ कहीं पर भी, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से गंगा के किनारों में सीवर लाइन घुस गए, जो मार्केट का पूरा गंदा पानी वहां जाता है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं दूर करना था। याद रखिएगा, जो ये समग्र गंगा अविरल गंगा निर्मल गंगा जो कार्यक्रम को जो लॉन्च, जो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, वो 16 अप्रैल 2023 को। पहला तो क्वेश्चन ये बना, आपको ये नोट डाउन कर लीजिए अपने बुक में। उसके बाद ये ऑब्वियसली अगर पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया, तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नहीं पूछा जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि जो गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा, इसको किस तिथि को लॉन्च किया गया, कहां से इसको लॉन्च किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश के जो परमानंद निकेतन जो आश्रम है, वहां से इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जो कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था, ये आपके देवप्रयाग से किया गया था, हरिद्वार से किया गया था, या फिर ऋषिकेश से किया गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों से इसको लॉन्च किया गया था, हरिद्वार से किया गया था या ऋषिकेश से। तो कंफ्यूज ना खाइएगा, ये परमार्थ जो निकेतन है, तो ये आपके कहाँ है, ये आपके जो ऋषिकेश में है। तो यहां से इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो गंगा जो अविरल जो निरंतर प्रभाव में। हाँ जी, ऋषिकेश में। बोलिए, क्या कुछ कह रही हैं आप? ऋषिकेश में है, गई हूं। बिल्कुल सही कहा। तो ये बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक याद हो गए होंगे। अब देखिए, मैंने पूर्व में ही आपको सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। तो
तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने ये नोट्स बना के तो इसके आधार पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। और यहाँ पर अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा था। आपको पता होगा कि जब मोदी सरकार आई थी 2014 से, बहुत नमामि गंगे, नमामि ये गंगा फलाना ठलाना सब कुछ वो लाई, मगर गंगा अपने जगह से जैसी की थी तैसी हजारों करोड़ों अरबों रुपये इसमें लगा दिए, मगर वो सारे जो पैसे गए उन नेताओं की जेब में गई। गंगा कभी भी, या अगर आप लेके चलो कि आने वाले 50 सालों में भी गंगा कभी स्वच्छ नहीं हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक ये अभियान चलाया गया है, ठीक है। तो अभियान ये अगर हम देखें परीक्षा के दृष्टिकोण से एक ये प्रश्न बन गए, तो गंगा को स्वच्छ और साफ रखने के लिए और साथ ही जितने भी जल स्रोत है उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए ये कहीं ना कहीं इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए, गंगा के मूल स्वरूप को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। मैंने पूर्व में भी कहा था, आपको भी ये पता होगा, गंगा के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर भी कार्य किया जा रहा है। क्योंकि गंगा एक ये नहीं है कि भैया गंगा अपने बलबूते चलती है। आपको पता होगा देवप्रयाग में अलग गंगा, उधर से अलग गंगा, सोन गंगा, ये तमाम गंगाएं नदियां जब एक जल प्रभाव देवप्रयाग में जब आते हैं, जब ये गंगा कब कह रहे हैं देवप्रयाग से आगे जब निकलती है, जब ये कुछ ऐसे कहते हैं कि आपको, अगर मैं जिस दिन में ये टॉपिक चलूंगा तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा उसकी डेप्थ कितनी होती है। जो सबसे ज्यादा जो गहरी जो नदी होती है 19 फीट के आसपास कुछ ऐसी उसमें दिया है, तो वहां पर से जिसकी गहराई ज्यादा नापी गई थी तो वहां से उसको गंगा का नाम दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसमें हम केदारनाथ से गोमुख से हम जब इसको पूरा चार्ट टू चार्ट लेके चलेंगे तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ अभी जो योजना है इस पे हम फोकस रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो प्रथम चरण के तहत देखें तो गंगा में मिलने वाली 132 नालों को क्या गया, पानी में एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूँ कि समग्र गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने नालों को ये एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ रखा जाएगा। कितने गंदे नाले यहाँ पर दिया जाता है, 132, 134, 135, 136। तो अगर आपको ये जो डिजिट है 132 वाली जो डिजिट है, अगर आपको याद रही तो आप तब कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 132 पहले चरण में कितना किया गया, पहले चरण चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ अभी दूसरा चरण इसका चला नहीं है। तो ये पहले चरण में 132 नालों को यहाँ पर साफ किया जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं उन्हीं के नोट्स आपके सामने रख रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो अब ये देखिए, आंचल किसे कहते हैं, अमृत किसे कहते हैं, योजना क्या है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ममता, अगर मैं कहूँ कोई एक आंचल किसका होता है, माँ का ही हमेशा आंचल होता है, ठीक है। तो ये योजना चलाई गई है। तो याद रखिएगा कि 28 अक्टूबर 2021 को देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और ये जो कार्यक्रम था ये था आंचल अमृत योजना को यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। ये पहले भी थी, इसको पुनः इसका स्वरूप बदल के इसको पुनः यहाँ पर शुभारंभ किया गया था इस योजना को, ठीक है। याद रखिए, जो ये योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है। तो अमृत योजना का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आंचल का मतलब पता है कि माँ का आंचल होता है, तो बच्चों को कुपोषण से दूर रखने में कहीं ना कहीं सहायता ये देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ये थी, आपको पता है, जिसमें कोरोना महामारी थी तो उस समय बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे थे जो जिनकी डेथ भी हो गई थी तो कुपोषण की वजह से। तो यहाँ पर कोरोना महामारी में ये कुछ समय के लिए प्रभावित है और इसको पुनः फिर क्या कर दिया, शुरू कर दिया गया। अब इसमें जो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की अगर हम बात करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क जो 45 करके ये जो है पोषण समृद्ध की एक अच्छा जो भोजन, पौष्टिक भोजन उनको दिया जाएगा। और वहाँ पर जो अमृत योजना का, अमृत का मतलब होता है कि दूध, सुगंधित दूध, मीठा दूध, क्योंकि ये विद्यालयों में भी ये संचालित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब आप कहोगे कि ये किस प्रकार से दूध दे रहे हैं, तो ये किस प्रकार से,
तो यहाँ पर आपके जिस प्रकार से एवरीडे के जो दूध के पैकेट आते हैं, तो इस प्रकार के पैकेट आते हैं। जो दूध स्पेशली नहीं आता है कि कहीं मंडी से आप कहोगे दूध आ जाएगा इनके लिए, ऐसा नहीं है। ये फोर्टिफाइड करके एक ये दूध है, तो उस दूध को पाउडर में है और इसमें गर्म पानी मिला के इसको घोल के बच्चों को पिलाया जाता है। तो ये इस प्रकार से दूध है। तो कहीं ना कहीं इसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ या कुछ इस प्रकार से इसमें डाले डाले गए हैं, जिससे कि दूध सुगंधित हो, तो मीठा और सुगंधित ये दूध दिया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी जो आंगनवाड़ी केंद्र में करा गया है, और अब इसको 2021 में ये लॉन्च किया गया था, तो अब ये माध्यमिक विद्यालयों में भी इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बच्चों को ये दिया जा रहा है, ठीक है। इस योजना से अगर हम देखें, बेसिकली कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृत योजना के अंतर्गत कितने बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 1,70,000 इस के आसपास ये जो है बच्चों को यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। 1,70,000 के आसपास जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्या गया, 70 बच्चों को यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। तो अब ये जो क्वांटिटी है अब ये बढ़ गई है। तो अभी इसके आधार पर जो क्वेश्चन बनेगा, तो 1,70,000 के आसपास ये इनको लाभ मिल रहा है बच्चों को। और जो ये जो बच्चे हैं वो कौन से हैं, ये आंगनवाड़ी में जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो हैं। और साथ ही बच्चों के लिए पोषण और स्वस्थ सुधार यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि अ, हमारे हमारे बीच अभी एक सर भी हैं, क्योंकि अनिल सर हैं यहाँ पर। क्योंकि सर ये आपके विद्यालय में भी इसको संचालित किया जा रहा होगा, क्यों? अगर आवाज आ रही है तो हेलो। जी सर नमस्कार। हाँ आ रही है। बिल्कुल ये जी, जो मेरी आवाज आ रही है दूध वाला आपको? जो मैंने बताया था, हाँ हाँ आ रही है आवाज। हेलो हाँ आ रही है, आ रही है। सर, आवाज आ रही मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ जी 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 बिल्कुल सर। ये जो योजना है पहले तो आंगनबाड़ी लेवल तक थी। हाँ, शुरुआत में मैंने कहा हाँ, तो शुरुआत में जो था ये आंगनबाड़ी के स्तर तक ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो उसके बाद फिर ये प्राइमरी लेवल पे भी चल रहा है ये कार्यक्रम अभी वर्तमान में। तो ये दूध, इसमें जो दूध जैसा कि इसमें आंचल जो हमारा एक आंचल प्रोडक्ट है हमारे उत्तराखंड सरकार का ही है लिमिटेड, तो उससे आंचल से इनका कांटेक्ट है उससे, और वो वही दूध उपलब्ध करा रहा है अभी वर्तमान में ना। तो ये माध्यमिक तक, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक यह योजना जो है आपकी इस समय चल रही है। इसमें सप्ताह में 2 दिन बच्चों को दूध दिया जाता है।